नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बनाए गए न्यायिक आयोग को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल आयोग के कामकाज पर रोक लगाने से मना कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर 25 अगस्त को विचार होगा। और वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भट्टाचार्य शामिल है। और याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस जांच आयोग के गठन को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है। और वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सौरभ मिश्रा ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने दलीलें रखी हैं। उन्होंने कहा कि साइबर जासूसी के इस मामले पर विस्तार पूरे देश में है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं और राज्य सरकार को इस तरह के विषय की जांच के लिए आयोग के गठन का अधिकार ही नहीं है और राज्य सरकार सिर्फ राज्य सूची और समयवर्ती सूची के ऐसे विषयों की जांच कर सकती है जो उसे भौगोलिक दायरे में आते हैं और इसलिए आयोग का गठन ही अवैध है और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के प्रावधानों पर भी खरा नहीं उतरता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की और कोर्ट के गेट नंबर डी पर एक महिला और पुरुष ने खुद को आग लगा ली। इसके तुरंत बाद उन्हें पुलिस वैन से राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों 40% झुलस गए हैं और आत्महत्या करने वाली महिला ने यूपी के घोसी से सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया और वहीं पुरुष इस मामले का गवाह है और खुद को आग लगाने से पहले इन दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव भी किया था। इसमें महिला ने खुद को रेप पीड़िता बताया और कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक न्याय नहीं मिला और ये दोनों कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरूरी पहचान पत्र नहीं होने के कारण सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बीच उन्होंने खुद को आग लगा लिया। और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिलेंडर पर तेल कंपनियों की ओर से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। एलपीजी की कीमतों में ताज़ा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपये हो गए और इसके पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और जून के महीने में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी, जो कि 1 जुलाई को बढ़कर 834 रुपये पहुंच गया था। और वहीं अगर 1 जनवरी से लेके आज तक की बात करें तो इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 165 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 886 रुपये में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 859 रुपये होगी और वहीं लखनऊ में 897 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार ग्राहकों को 1 साल में 12 घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। अगर कोई ग्राहक इसे ज़्यादा सिलेंडर खपत करता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना होता है। उत्तर प्रदेश के एटा में मंगलवार के दिन आजम खान के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। एटा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सांसद आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्हें जोहर विश्वविद्यालय रामपुर को तोड़े जाने का विरोध भी किया। प्रदर्शन कर रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी एटा के माध्यम से यूपी के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जोहर विश्वविद्यालय रामपुर में तोड़फोड़ रोके जाने, रामपुर से सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक की रिहाई की मांग की गई है। और कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में एटा रेलवे लाइन को कासगंज से जोड़ने, छात्र छात्राओं की फीस माफी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और किसानों की समस्या के मुद्दे को भी शामिल किया है। और इस अवसर पर आयोजित बाइक रैली में सरकार विरोधी नारे लगाए गए। और आपको बता दें, शिवपाल यादव प्रगतिशील
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वहीं एटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अनुमति के और धारा 144 लागू होने के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर इतना बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ गए, लेकिन टीकाकरण का आंकड़ा घटा है। एक दिन पहले 5 महीने में सबसे कम कोरोना केस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े जारी किया गया है और वहीं मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,178 नए कोरोना केस आए और वहीं 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे पहले एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। और वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 440 कोरोना संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत भी होगी। 24 घंटे में 37,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस कम हो गए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 55 लाख 5,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 49 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन करीब 17.97 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया और सरकार के मुताबिक सोमवार को देश में 88.13 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और ये अब तक देश और दुनिया में एक दिन में हुआ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन है। देश में अब तक 6.3 करोड़ डोज लगाकर यूपी प्रदेश टॉप पर है। सबसे कम 70,000 डोज लक्षद्वीप में लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया था कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है और इसके लिए देशवासियों को बधाई भी दी। इतिहास में अब तक इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है और मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंच गया और बरादर ही अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं तालिबान चीफ हैबतुल्ला अखुंदजादा भी जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्ला के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना है। वैसे तो हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान के सर्वोसर्वा है, लेकिन बरादर उसके राजनीतिक प्रमुख और सबसे अधिक जाना पहचाना चेहरा है। मुल्ला उमर से संबंध बरादर को सबसे सक्रिय रणनीतिकार माना जाता है। 2 दशक तक चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 हफ्ते पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अफगान नागरिक भी अपने भविष्य को चिंतित हैं और वो किसी भी दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने महिला न्यूज़ एंकरों को बैन कर दिया है और सरकारी न्यूज़ चैनल की महिला न्यूज़ एंकर को तालिबान ने नौकरी से हटा दिया। अब तालिबानी एंकर टीवी पर न्यूज़ पढ़ेंगे। खदीजा अमीना नाम की एक महिला सरकारी न्यूज़ चैनल में एंकर थी, उनको भी हटा दिया गया है। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था कि महिलाओं के हितों की रक्षा होगी और अब तालिबान कह रहा है कि सिर्फ शरीयत कानून के तहत ही महिलाओं को काम करने की इजाज़त है। एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब अफगानिस्तान को मुक्त करार लिया गया है। पिछली सरकार में महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी और वहीं उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुजाहिद के अनुसार महिलाओं को इस्लामी कानून के मानदंडों के तहत अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने की आज़ादी रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 20 साल पहले तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में महिलाओं को घर के 4 दीवारों के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। तब भी महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कई
कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। अब एक बार फिर सत्ता में तालिबान की वापसी हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अफगानी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बनी हुई है। और वहीं मुहर्रम को लेकर यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस साल कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। देश के कई राज्य सरकारों ने मुहर्रम को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है और इस मातम में लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। लोग ताजिया और जुलूस निकालते हैं और इस बार मुहर्रम कल यानी 19 अगस्त 2021 को पूरे देश में मनाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते